आज हम जाति या जातिवाद की सामान्य जानकारी का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं जाति। क्या आखिर जाति किसे कहते हैं? तो जाति की हम बात करते हैं। तो देखो, जाति जो होती है एक प्रकार से आनुवांशिकता पर आधारित होती है। तो पूर्णतः जाति पूर्णतः किस पर आधारित होती है? आनुवांशिकता। आनुवांशिकता। तो जाति पूर्णतः आनुवांशिकता पर आधारित क्या है? एक वर्ग है। तो जाति किसे कहते हैं कि आनुवांशिकता पर आधारित क्या है? वर्ग। उसे क्या कहते हैं? हम जाति कहते हैं। अब देखो, आनुवांशिकता पर आधारित कैसे हुआ? जैसे मान लो आप ब्राह्मण हो, ठीक है, तो आप ब्राह्मण ही रहोगे। ऐसा नहीं है कि आप ब्राह्मण से राजपूत बन जाओगे। तो जाति जो है उसको आप बदल नहीं सकते हो, ठीक है। तो जाति को एक बंद वर्ग कहा गया है। जाति कैसी है? बंद वर्ग। तो वर्ग तो है, उस वर्ग के जो सदस्य हैं वो सभी एक ही जाति के सदस्य होंगे, ठीक है। तो आप जिस जाति के, जैसे मान लो ब्राह्मण हो, राजपूत हो, बनिया हो, जाट हो, ठीक है, तो जिस जाति में आप आते हो उस जाति में जितने भी व्यक्ति आते हैं उनका वो क्या बन जाता है? एक वर्ग बन जाता है। और ये एक बंद वर्ग होता है। जाति कैसा वर्ग होता है? बंद वर्ग। कहने का मतलब इसकी सदस्यता दूसरा व्यक्ति नहीं ले सकता है जो दूसरी जाति का होता है। तो जाति पूर्णतः आनुवांशिकता पर आधारित क्या है? एक वर्ग है, ठीक है। फिर हम बात कर लेते हैं जातिवाद के बारे में। जातिवाद, कि जातिवाद किसे कहते हैं? तो देखो, जातिवाद की बात करते हैं। अन्य जातियों की तुलना में अपनी जाति को या तो श्रेष्ठ मानना, अपनी जाति को क्या मानना? या तो श्रेष्ठ मानना, या फिर विशिष्ट, या फिर अलग मानना। तो अलग मानने वाली विचारधारा को क्या कहते हैं? जातिवाद कहते हैं। तो देखो, जिन शब्दों के पीछे क्या लगता है? वाद लगता है। वो क्या होती है? वो होती है विचारधारा, विचारों का समूह होता है। तो जातिवाद क्या है? कि ऐसी कोई भी विचारधारा जो किसको महत्व दे? जाति को महत्व दे। तो सामान्य सी बात है, जो व्यक्ति जिस जाति का है वो अपनी जाति के व्यक्ति को क्या देगा? महत्व देगा। तो वहाँ पर जो विचारधारा आ जाएगी वो कैसे आ जाएगी? जातिवाद की विचारधारा आ जाएगी। उसी को जातिवाद कहेंगे। तो अन्य जातियों की तुलना में आप जिस जाति के हो उस जाति को छोड़कर जो भी अन्य जातियाँ हैं उनकी तुलना में अपनी जाति को श्रेष्ठ मानना, विशिष्ट मानना या फिर अलग मानना, ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं? हम जातिवाद बोलते हैं। अब हम इसके स्वरूप की बात करते हैं कि जाति और जाति का स्वरूप क्या है। तो जाति या जातिवाद
का स्वरूप। कि जाति और जातिवाद का स्वरूप क्या है। चलिए हम बात करते हैं भारत की, कि भारत में जाति जो है वो एक प्रकार से सामाजिक व्यवस्था मानी गई है। तो भारत में जाति प्राचीन समय से ही, आज की बात नहीं हो रही है तो अतीत की बात हो रही है, तो भारत में जाति प्राचीन समय से क्या मानी गई है? सामाजिक व्यवस्था मानी गई है। कि समाज का जो सिस्टम है वो किस पर संचालित है? जाति पर। ये कब की बात हो रही है? प्राचीन समय की बात हो रही है। अब इसको हम देखो एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। जैसे हम बात कर लेते हैं वैदिक काल। नाम आपने सुना होगा किसका? वैदिक काल का। वैदिक काल की ऐसा समय जिसमें वेदों की रचना हुई, वेद अस्तित्व में आए, वो काल कौन सा था? वैदिक काल। और वैदिक काल का जो समय माना जाता है वो माना जाता है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। तो हम बात कर रहे थे किसकी? वैदिक काल की, कि ऐसा समय जिसमें वेदों की रचना हुई, वेद अस्तित्व में आए, और वो समय माना जाता है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। अब देखो इस वैदिक काल को हम कितने भागों में बांटते हैं? वैदिक काल को हम 2 भागों में बांटते हैं। एक जो इसका भाग है उसको हम बोलते हैं ऋग वैदिक काल। दूसरा जो भाग है उसको बोलते हैं उत्तर वैदिक काल। तो पहले वाले को हम बोलते हैं ऋग्वैदिक काल, दूसरे वाले को बोलते हैं उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का जो समय माना जाता है वो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक। और उत्तर वैदिक काल का जो समय माना जाता है वो 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक। ठीक है। तो वैदिक काल 2 भागों में बटा हुआ था, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल में ऋग्वेद जो वेद था उसकी क्या हुई? रचना हुई। और उत्तर वैदिक काल में ऋग्वेद के अलावा जो 3 वेद बच गए, जिनमें यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद का नाम आता है, इनकी क्या हुई? रचना हुई। अब इन दोनों की हम बात करते हैं कि आखिर जाति या जातिवाद का जो हमें स्वरूप मिलता है वो इसमें किस प्रकार से निर्मित होता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसकी? ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल में देखो जो सामाजिक व्यवस्था थी, ऋग्वैदिक काल में कौन सी व्यवस्था? सामाजिक व्यवस्था। ये सामाजिक व्यवस्था किस पर आधारित थी? ये सामाजिक व्यवस्था वर्ण पर आधारित थी। सामाजिक व्यवस्था किस पर आधारित थी? वर्ण पर आधारित थी। और वर्ण की बात करें तो वर्ण में देखो हम ले लेते हैं 4 वर्णों की बात आती है। नंबर 1 पर कौन आ जाता है? ब्राह्मण। नंबर 2 पर क्षत्रिय। नंबर 3 पर वैश्य।
और नंबर 4 पर शूद्र। तो इस प्रकार से ऋग्वैदिक काल में जो सामाजिक व्यवस्था थी वो किस पर आधारित थी? वो वर्ण व्यवस्था पर आधारित थी। और वर्ण कितने होते थे? वर्ण होते थे 4, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण की बात करें तो ब्राह्मण का कार्य क्या था? ब्राह्मण का कार्य था कि वेदों का अध्ययन करना, तो ज्ञान का अर्जन करना, ये काम किसका था? ब्राह्मण का। और वेदों का अध्ययन करने के बाद में ज्ञान प्रदान करना, यज्ञ करना, तो ये काम किसका था? दान देना, दान लेना, काम किसका था? ब्राह्मण का। तो मुख्य काम एक प्रकार से शिक्षा का था कि शिक्षा को प्राप्त करना और शिक्षा प्रदान करना, काम ब्राह्मणों का था। क्षत्रिय की बात करें तो देखो, क्षत्रिय जो थे वो लड़ाई का कार्य करते थे, तो इनका जो मुख्य कार्य था वो था राज्य की रक्षा करना। तो राज्य को सुरक्षा प्रदान करते थे। इसके अलावा ये भी वेदों का अध्ययन करते थे और बहुत सारे कार्य करते थे, दान भी देते थे। तो ये काम भी ब्राह्मणों के जो काम थे वो क्षत्रिय भी करते थे, लेकिन मुख्य जो कार्य था वो कौन सा था? राज्य को सुरक्षा प्रदान करना। तो राज्य की रक्षा का कार्य इनका था। वैश्य की बात करें तो तीसरे नंबर पर स्थिति आती है वैश्य की, और इनका मुख्य कार्य क्या था? व्यापार। तो एक प्रकार से ये व्यापारिक कार्य करते थे। क्षुद्र की बात करें, क्षुद्र की जो स्थिति थी वो बड़ी निम्न थी, और इनका मुख्य कार्य क्या था? सेवा करना। कि शूद्र वर्ण जो था वो उपर्युक्त जो तीनों हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ठीक है, इन तीनों की क्या करेगा? सेवा करेगा। तो शूद्र का कार्य था सेवा करना। इन तीनों की सेवा का काम शूद्र के माध्यम से किया जाता था। अब यहाँ पर जो ये व्यवस्था थी, ये समाज को चलाने की व्यवस्था थी जो वर्ण पर आधारित थी। और ये व्यवस्था, इस व्यवस्था का आधार क्या था? तो आधार की बात करें तो इस व्यवस्था का आधार कर्म या व्यवसाय था। तो ऋग्वैदिक कालीन जो सामाजिक व्यवस्था थी जो वर्ण पर आधारित थी, उसका आधार क्या था? उसका आधार था कर्म या व्यवसाय। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जन्म अगर मान लो वैश्य वर्ण में हुआ है, अवैश्य वर्ण में आपका जन्म होता है, तो जरूरी नहीं है आप वैश्य का ही कार्य करें। अगर आप में ब्राह्मण जैसे गुण हैं तो आप वैश्य के नाम से न जान करके आप अपने कर्म या व्यवसाय के आधार पर ब्राह्मण के रूप में जाने जाओगे। ठीक है। अगर आप क्षत्रिय हो लेकिन आप में क्षत्रिय वाले गुण नहीं है, आपके जो कार्य हैं वो क्षत्रिय जैसे नहीं है, आप शूद्र जैसे कार्य कर रहे हो, तो फिर आपको क्षत्रिय न जान करके क्या जाना जाएगा? शूद्र जाना जाएगा। ब्राह्मण है, अपने कार्यों को अगर सही ढंग से नहीं कर रहा है, उसका कर्म वो नहीं है जो ब्राह्मण का होना चाहिए, तो वो जैसा काम करेगा, वैश्य का कार्य करेगा, तो उसे वैश्य के वर्ण से जाना जाएगा। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो यहाँ पर जो वर्ण व्यवस्था थी वो परिवर्तित थी। इसमें कर्म के या व्यवसाय के आधार पर व्यक्ति का जो वर्ण था वो बदल सकता था। ये ऋग्वैदिक काल की हमने बात की। अब हम बात करते हैं उत्तर वैदिक काल की। तो देखो, उत्तर वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी वो वर्ण व्यवस्था पूरी तरह से स्थायित्व प्राप्त कर लेती है। यहाँ पर अस्थायित्व रहता है और यहाँ पर स्थायित्व प्राप्त हो जाता है। स्थायित्व से अभिप्राय कि जो व्यक्ति ऋग्वैदिक काल में, ठीक है, अपने वर्ण को बदल सकता था, वो यहाँ पर ऐसी व्यवस्था नहीं थी। अगर आप ब्राह्मण कुल में जन्म लेते हो उत्तर वैदिक काल में, तो आपको, चाहे आपके कर्म ब्राह्मण जैसे नहीं हो, लेकिन आपको ब्राह्मण वर्ण में ही माना जाएगा। तो यहाँ पर उत्तर वैदिक काल में आधार कर्म और व्यवसाय न हो करके क्या हो गया? जाति हो गया। कि व्यक्ति का
जन्म जिस जाति में हो रहा है वो उसी जाति से संबंधित कार्यों को करेगा। तो यहाँ से देखो उत्तर वैदिक काल से हमें क्या दिखाई देती है, जाति का स्वरूप दिखाई देता है। तो प्राचीन काल से जो सामाजिक व्यवस्था थी वो जाति पर आधारित थी। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं कि वर्तमान जो जातिवाद है वो देश के सामने बड़ी समस्या उत्पन्न करता है। तो जातिवाद या जाति प्रथा, तो जातिवाद को पहले क्या बोलते थे, जाति प्रथा बोलते थे। कि जाति की बात करें, अब जाति प्रथा ये तो पहले बोला जाता था प्राचीन समय में, ठीक है। तो जाति प्रथा बोले या वर्तमान में इसको हम बोलते हैं आधुनिक समय में क्या, जातिवाद। तो जाति प्रथा या जातिवाद इसने भारतीय एकता और अखंडता इसको क्या पहुंचाया है, इसको नुकसान पहुंचाया है। क्योंकि जाति प्रथा या जातिवाद जो है वो कैसी विचारधारा है, ये विचारधारा है संकीर्ण। यहाँ पर व्यक्ति की जो सोच है ना वो कैसी हो जाती है, संकीर्ण। संकीर्ण का मतलब व्यक्ति छोटी सोच वाला हो जाता है। तो जो सोच है वो छोटी हो जाती है, अपने बारे में सोचता, अपनी जाति के बारे में सोचता है, इसलिए यहाँ पर देश की एकता और अखंडता जो है उसको क्या पहुँचता है, नुकसान पहुँचता है। तो वर्तमान समय में लोकतंत्र के सामने बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी चुनौतियां हैं, जिसमें एक जातिवाद भी है, सांप्रदायिकता है, जातिवाद है, आतंकवाद है, बहुत सारी समस्याएं। लेकिन उन सब में जो सबसे ज़्यादा खतरनाक है वो कौन सा है, जातिवाद। क्योंकि जातिवाद है ना वो सबसे छोटी मानसिकता है, संकीर्ण मानसिकता पर आधारित होता है, जो देश की एकता और अखंडता को नुकसान पहुंचाता है। अब हम देखते हैं औपनिवेशिक काल की बात करते हैं कि औपनिवेशिक काल में अंग्रेजों ने भी अपने निहित स्वार्थों के लिए तो औपनिवेशिक काल में अंग्रेजों ने भी क्या किया, अपने निहित स्वार्थों के लिए इस सामाजिक व्यवस्था का लाभ उठाया। तो अंग्रेज जब भारत में आए तो उन्होंने यहाँ आकर के देखा कि यहाँ पर तो एकता स्थापित है, और अगर यहाँ पर एकता रहेगी तो हम लंबे समय तक यहाँ पर शासन नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने अपने निहित उद्देश्यों के लिए जो सामाजिक व्यवस्था, जो जाति व्यवस्था थी, उसका प्रयोग करके लोगों को आपस में लड़वा कर इन्होंने अपने निहित उद्देश्यों को क्या किया, पूरा किया। अब देखो एक आती है मैकडोनाल्ड घोषणा। मैकडोनाल्ड घोषणा। इसका दूसरा नाम भी आता है सांप्रदायिक पंचायत, भी इसको कहा जाता है। मैकडोनाल्ड घोषणा बोल दें या सांप्रदायिक पंचायत। समय की बात करें कि ये मैकडोनाल्ड घोषणा कब हुई थी, तो 16 अगस्त की बात है, और 16 का डबल कर लो 32। तो 16 अगस्त 1932 को ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे लेबर पार्टी के,
जिनका नाम था रैमजे मैकडोनाल्ड। तो रैमजे मैकडोनाल्ड ने सोचा कि किस प्रकार से हम भारत के जो लोग हैं उनको आपस में लड़वा करके लंबे समय तक शासन अपना स्थापित रखें। तो इसके लिए उन्होंने एक घोषणा तैयार की जिसे मैकडोनाल्ड घोषणा के नाम से या सांप्रदायिक पंचायत के नाम से जाना गया। तो 16 अगस्त 1932 को इन्होंने घोषणा की। और इस घोषणा में क्या खास बात थी, इसमें पृथक प्रतिनिधित्व दिया जा रहा था। तो पृथक प्रतिनिधित्व या पृथक निर्वाचन कि अलग से निर्वाचन होगा, अलग से चुनाव होगा। किस किस को दिया जा रहा था, तो देखो मुसलमानों को, मुसलमानों की हम बात करें, उसके बाद में हम बात कर लें सिखों को, यूरोपियनों को, और यूरोपियन के साथ साथ आंग्ल भारतीयों को, आंग्ल भारतीयों के साथ भारत में रहने वाले जो ईसाई थे, तो भारतीय ईसाइयों को, बौद्धों को, बौद्ध धर्म को अपनाने वाले थे उनको, और दलितों को जिन्हें अछूत कहा गया। तो यहाँ पर हम बात करें, यहाँ पर ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य था कि किस प्रकार से हम इनको विभिन्न भागों में बांट दें ताकि इनकी जो एकता है वो स्थापित नहीं रह सके। और इसके लिए ये सांप्रदायिक पंचायत आया या पृथक निर्वाचन। इस सांप्रदायिक पंचायत में पृथक निर्वाचन के माध्यम से इन्हें अलग करने का प्रयास किया गया। यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर देखो लगभग बात हो रही है, धर्म की बात हो रही है, लेकिन दलित जो शब्द है ना, तो यहाँ पर जो दलित शब्द है वो हिंदू धर्म से संबंधित है। तो यहाँ पर जब इस समय गांधी जी कहाँ पर थे, तो इस समय गांधी जी जेल में थे। और वो जेल कौन सी थी, यरवदा। तो गांधी जी इस समय यरवदा जेल में थे कि जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में इंग्लैंड जाकर के गांधी जी वापस आए, वापस उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया। और उसके बाद में ब्रिटिश सरकार के माध्यम से इन्हें यरवदा जेल में गिरफ्तार करके रखा गया। तो जब गांधी जी को यरवदा जेल में इसकी जानकारी लगी कि इस प्रकार से ब्रिटिश सरकार भारत को तोड़ने का प्रयास कर रही है, तो उन्हें सबसे ज़्यादा आघात हुआ कि दलितों को, ठीक है, जाति के आधार पर जो पृथक निर्वाचन दिया जा रहा है वो क्या है, गलत है। और जब इसकी सूचना मिली तो यहीं से उन्होंने क्या शुरू कर दिया, अनशन शुरू कर दिया। और फिर उसके बाद में इधर अंबेडकर चाहते थे, क्योंकि दलितों की स्थिति अच्छी नहीं थी, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता था, तो अंबेडकर तैयार थे कि पृथक निर्वाचन प्राप्त हो किसको, दलितों को। अब पृथक निर्वाचन क्या है कि वर्तमान में हम देखें तो निर्वाचन व्यवस्था दो प्रकार की है, एक तो है पृथक निर्वाचन और दूसरा है आरक्षित निर्वाचन। पृथक निर्वाचन में क्या होता है, जैसे मान लो मुसलमानों की हम बात करें कि मुसलमान जो हैं वो जिस क्षेत्र में मुसलमानों को पृथक निर्वाचन दिया जाएगा वहाँ पर चाहे कितने भी जाति या धर्म के लोग क्यों ना रहते हों, वोट डालने का जो अधिकार होगा वो सिर्फ और सिर्फ किसको होगा, मुसलमानों को। चुनाव में जो व्यक्ति उम्मीदवार खड़ा होगा वो भी मुस्लिम धर्म से संबंधित होगा, वोट डालने वाले भी मुस्लिम होंगे और जीतेगा भी कौन, मुस्लिम ही जीतेगा। तो इस प्रकार से ये पृथक निर्वाचन था। आरक्षित निर्वाचन वर्तमान में चल रहा है। इसमें क्या होता है, इसमें जैसे मान लो आरक्षित मुसलमानों के लिए सीट आरक्षित है, ठीक है, तो वोट डालने का जो अधिकार है उस क्षेत्र में जितने भी लोग रह रहे हैं, वो चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे जैन हो, चाहे हिंदू हो, वोट सभी डालेंगे और जीतेगा कौन, मुस्लिम।
तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो वर्तमान की व्यवस्था है आरक्षित निर्वाचन, आरक्षित चुनाव, और अंग्रेजों के समय में पृथक निर्वाचन की व्यवस्था करने का प्रावधान किया गया ताकि देश की एकता को तोड़ा जा सके। जब दलितों को पृथक निर्वाचन के माध्यम से अलग करने का प्रयास किया गया, इससे हिंदू धर्म को जाति के आधार पर तोड़ने का प्रयास किया गया, तो गांधी जी ने यरवदा जेल में अनशन शुरू कर दिया। उसके बाद में एक व्यक्ति का नाम आता है मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय। तो मदन मोहन मालवीय जो थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने समझौता करवाया किस किस के मध्य में, गांधी जी के मध्य में और अंबेडकर के मध्य में। तो ये जो समझौता हुआ वो होता है पूना पैक्ट या पूना समझौता। तो इस समझौते को क्या बोलते हैं, पूना पैक्ट बोलते हैं या पूना समझौता। कब हुआ था ये हुआ था 24 सितंबर 1932 को। तो अगस्त के बाद में क्या आता है, सितंबर आता है। तो 24 सितंबर 1932 को मदन मोहन मालवीय के माध्यम से किस किस के मध्य समझौता करवाया गया था, गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इस समझौते के माध्यम से गांधी जी ने ये कहा कि आपको दलितों के अधिकारों के लिए तो प्रयासरत हो, आप दलितों को ऊपर उठाना चाहते हो, तो हम पृथक निर्वाचन के स्थान पर इनको आरक्षित निर्वाचन क्या देंगे, प्रदान करेंगे, इनकी सीट रिजर्व कर देंगे, किसमें, विधायिका में। तो इससे फिर अंबेडकर क्या हो गए, खुश हो गए और दोनों के मध्य में समझौता हो गया जो पूना में हुआ, इसलिए इसको पूना समझौता या पूना पैक्ट कहा जाता है। कब हुआ, 24 सितंबर 1932 को। अब स्वतंत्रता की हम बात कर लें तो जब देश स्वतंत्र हुआ तो ये माना जाने लगा कि स्वतंत्रता के बाद में देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित हो जाएगी और लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित होने के बाद में जो जातिवाद वाली जो समस्या है वो क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तो ऐसा प्रयास किया जा रहा था कि जातिवाद भारत में समाप्त हो, लोकतंत्र को स्थापित करें, तो स्वतः ही ये जातिवाद की जो विचारधारा है वो भारत में क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। लेकिन स्वतंत्रता के बाद में जातिवाद की जो भावना थी वो और भी ज़्यादा बढ़ी, तो ये कम होने के बजाय क्या हो गई, ज़्यादा होने लगी। और उसका मूल कारण क्या था, उसका मूल कारण था शासन, या इसे हम बोले वोट बैंक की राजनीति। वोट बैंक की राजनीति कि शासन में बने रहना है, उसके लिए अपनी जाति का क्या करना है, प्रयोग करना है। तो जातिवाद की समस्या कम ना होकर के क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। जातिवाद से संबंधित या जाति से संबंधित कुछ कथन है, जिसमें एक नंबर पर हम बात कर लें मॉरिस जोन्स की। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि जाति के लिए राजनीति का महत्व है, कि जाति के लिए किसका महत्व है, राजनीति का महत्व है, और राजनीति के लिए किसका महत्व है, जाति का महत्व है, पहले की तुलना में क्या हुआ है, बढ़ा है। तो यहाँ पर भी बात वही हो रही है कि जाति का महत्व बढ़ रहा है, ठीक है, पहले की तुलना में। ऐसी बात करते हैं हम के.एन. मेनन। तो के.एन. मेनन जो थे उन्होंने भी मिलती जुलती परिभाषा दी है। इन्होंने कहा कि स्वतंत्रता के बाद भारत के राजनीतिक क्षेत्र में जाति का प्रभाव पहले की अपेक्षा बढ़ा है। यहाँ पर तो देखो एक शब्द आ रहा है जाति का महत्व, और यहाँ पर शब्द आ रहे हैं जाति का प्रभाव। ये थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है, बाकी बातें जो हैं लगभग दोनों की क्या हैं, सेम ही है। ऐसे हम बात कर लें जयप्रकाश नारायण की। तो जयप्रकाश नारायण ने कहा कि जाति जो है वो भारत में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक दल है, एक महत्वपूर्ण दल है। तो जाति को भारत में राजनीतिक दल के रूप में किसने संबोधित किया, जयप्रकाश नारायण ने।
तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। Please subscribe YouTube channel